आखिरकार जिसका डर था वही हुआ। हॉर्मुज़ फिर से बंद होने वाली कंडीशन आ गई है। पूरी दुनिया जिस किल्लत से धीमे धीमे उबर रही थी, वो किल्लत अब फिर से सिर पर खड़ी है। ट्रंप की धमकी ने तो फिलहाल ऐसे ही संकेत दिए हैं। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज ऐलान कर दिया है कि अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में पूरी तरह से कंट्रोल लेने वाला है। वहां से गुजरने वाले जहाज़ों से वो 20% कमीशन भी लेंगे। इस कमीशन खोरी की धमकी का क्या अंजाम होगा? क्या बम खा और मार रहे ईरान फिर से हॉर्मुज़ को बंद करके अमेरिका को फिर से झुकाने की कोशिश करेगा, या इस बार आर और पार की लड़ाई होगी? और क्या वो निर्णायक जंग फिर से शुरू हो चुकी है? मिडिल ईस्ट एक बार फिर से मिसाइलों और बम धमाकों की आवाज़ से गूंज रहा है। एक हफ्ते में ईरान के 300 से ज़्यादा ठिकानों पर बम बरसाए जा चुके हैं। खाड़ी के 6 देशों में भी लगातार सायरन बज रहे हैं। हर 24 घंटे में तनाव इतना बढ़ता है कि जंग फिर से भड़कती हुई नजर आती है। ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा? अमेरिका और ईरान की जिद की कीमत दुनिया कब तक चुकाएगी? आज इसी पर बात करेंगे और जानेंगे एक और ज़रूरी सवाल का जवाब। सवाल ये कि अगर जंग ने फिर से सिर उठाया तो किसके हथियार पहले खत्म होंगे? नमस्ते, मेरा नाम है निकिता और आप देख रहे हैं ललन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। Brought to you by Sharda University. Where the software engineer meets the talented photographer, the world comes together at Sharda University. दोनों देशों के बीच हो रहे नए हमलों के पहले बात करेंगे ट्रंप की एक नई धमकी की। पहले फॉक्स न्यूज को एक इंटरव्यू में और फिर ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हम हॉर्मुज़ का कंट्रोल लेकर फीस वसूलेंगे। पूरी बात कुछ ऐसी है कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट खुला है और ईरान के साथ या उसके बिना भी खुला ही रहेगा। हम ईरान पर ब्लॉकेड को फिर से लागू कर रहे हैं। अब से अमेरिका को हॉर्मुज़ स्ट्रेट का संरक्षक यानी गार्डियन ऑफ द हॉर्मुज़ स्ट्रेट माना जाएगा। साथ ही निष्पक्षता के नाते दुनिया के इस बेहद संवेदनशील हिस्से में सुरक्षा और हिफाजत का काम करने के लिए जरूरी सभी खर्चों की भरपाई के तौर पर यहां से गुजरने वाले सभी कार्गो शिप्स से 20% की दर से शुल्क लिया जाएगा। ये प्रक्रिया तुरंत शुरू हो जाएगी। इस मामले पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद। और ये पहले से ही कमजोर पड़ रहे सिस्टम में एक और धमकी है, क्योंकि जानकार कह रहे हैं कि बम, गोला, ड्रोन एक तरफ हैं, लेकिन ईरान कभी हॉर्मुज़ के कंट्रोल वाली धमकी नहीं बर्दाश्त करेगा, क्योंकि सारी लड़ाई ही हॉर्मुज़ को खोलकर दुनिया की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की थी। अब जो होगा देखते हैं, लेकिन अब ये देखना जरूरी होगा कि जंग किस मोड़ पर आ पहुंची है। अमेरिका और ईरान के बीच हमले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। 12 जुलाई की रात अमेरिका ने फिर से ईरान पर कई बम बरसाए। अमेरिका के सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने बताया कि इस दौरान ईरान के बंदर अब्बास शहर, सीरिक, जास्क और कैश्मीर द्वीप को निशाना बनाया गया। हमले में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 से ज्यादा लोग घायल हैं। ईरान ने दावा किया कि अमेरिका ने उसके खुजेस्तान प्रांत पर भी हमला किया। ये जो खुजेस्तान प्रांत है वो इराक की सीमा से लगा इलाका है। 1980 से 88 के बीच ईरान और इराक युद्ध के दौरान सबसे भीषण लड़ाई इसी प्रांत में हुई थी, इसलिए इसकी सैन्य महत्व भी बहुत ज्यादा है। खुजेस्तान ईरान के तेल और गैस का सबसे बड़ा केंद्र है। अहवाज, आधाजारी, मारून और गत्सारान जैसे प्रमुख तेल क्षेत्र इसी इलाके में हैं। यहाँ तेल और गैस से जुड़ी पाइपलाइनें, रिफाइनरी और बाकी ऊर्जा ढांचा भी मौजूद है, इसलिए ये ईरान की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है। अमेरिका के हमलों पर ईरान ने भी जवाब दिया। ईरान ने एक ही रात में खाड़ी के 6 देशों पर बमबारी की। उसने बहरीन के शेख ईसा एयरबेस पर हमला किया। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ने कहा कि उसकी एरोस्पेस फोर्स ने हेलीकॉप्टरों के रखरखाव सेंटर, P-8 सैन्य विमान के हैंगर और अमेरिकी सेना के ड्रोन कमांड एंड कंट्रोल सेंटर पर हमले किए। इसके अलावा कुवैत में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर भी बमबारी हुई। ईरान का दावा है कि इन हमलों में अली अल सलेम एयरबेस पर मौजूद ईंधन टैंक और पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से तबाह हो गए। इसके अलावा अहमद अल जाबेर एयरबेस पर रणनीतिक रडार सिस्टम को भी निशाना बनाया गया। IRGC की माने तो इस हमले में हिमार्स मिसाइल लॉन्चर और मिसाइलों से भरे गोदामों में आग लग गई। हालांकि अभी तक इन दावों की पुष्टि नहीं हुई है। IRGC ने यह भी कहा है कि उसने जॉर्डन में प्रिंस हसन एयरबेस पर मिसाइलें और ड्रोन हमले किए हैं। हमले में कई फ्यूल डिपो और गोला बारूद के भंडार में आग लगने की भी बात सामने आई है। इसके अलावा कतर और UAE में भी सायरन बजते सुनाई दिए।
इससे पहले 11 जुलाई को भी अमेरिका ने ईरान के 140 ठिकानों पर हमला किया था। पिछली बार की तरह इस बार भी हमलों की शुरुआत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हुई। असल में IRGC ने हॉर्मुज में ओमान तट के पास कमर्शियल जहाज GFS गैलेक्सी पर हमला किया था। साइप्रस के झंडे वाले इस जहाज पर 23 क्रू मेंबर्स सवार थे, जिनमें से 11 भारतीय थे। 22 क्रू मेंबर्स को तो रेस्क्यू कर लिया गया है, लेकिन एक भारतीय अब भी लापता है। ईरान का कहना था कि यह जहाज उसी रास्ते से जा रहा था जिसका इस्तेमाल करने की उसने इजाजत नहीं दी है। गलत रास्ता चुनने की वजह से ही उस पर हमला किया गया। इसी हमले के बाद अमेरिका ने एक बार फिर से ईरान पर बम बरसाने शुरू कर दिए। आपको याद ही होगा कि पिछले हफ्ते भी ऐसी ही घटना सामने आई थी, जब ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में 3 जहाजों पर हमला किया था, जिसके बाद अमेरिका ने बमबारी शुरू कर दी थी। 17 जून को MOU साइन होने के बाद से अब तक दोनों देशों के बीच 6 बार एक दूसरे पर हमले हो चुके हैं। पिछले एक हफ्ते में अमेरिका ने अब तक ईरान के 300 से ज्यादा ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की है। लगातार हो रहे हमलों के बाद ईरान ने कहा है कि उसके और अमेरिका के बीच साइन हुई डील अब खतरे में आ गई है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघेई ने कहा कि अमेरिका ने लगातार समझौते की शर्तों का उल्लंघन किया है। MOU की पहली ही शर्त में साफ साफ लिखा है कि अब ईरान या लेबनान में कोई भी हमले नहीं होंगे। ये शर्त अब टूट चुकी है। MOU के क्लॉज 5 में लिखा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने और जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी ईरान की होगी। इसके बावजूद अमेरिका लगातार इसमें दखल दे रहा है, ये ईरान का कहना है। ईरान ने कहा है कि यदि अमेरिका ऐसी शर्तों का उल्लंघन करता रहा तो वो खुद भी डील का पालन नहीं करेंगे। असल में अमेरिका और ईरान के बीच साइन हुए MOU में लिखा था कि समझौता लागू होते ही अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अपना नेवल ब्लॉकेड हटा देगा। बदले में ईरान को यह तय करना होगा कि हॉर्मुज में जल्द से जल्द शिप ट्रैफिक जंग से पहले वाले स्तर पर पहुंचे और जहाजों को निकलने के लिए सुरक्षित रास्ता मिले। MOU साइन होने के 60 दिन तक ईरान इन जहाजों से कोई टैक्स या टोल भी नहीं वसूल सकता। डील के तहत हॉर्मुज तो खुल गया, लेकिन ईरान चाहता था कि सभी जहाज उसके तय किए गए रास्ते से ही गुजरे और उसकी बनाई ट्रांजिट अथॉरिटी में रजिस्ट्रेशन कराएं। इससे वो जहाजों की आवाजाही पर नजर रख सकता था और हॉर्मुज में उसे एक तरह की अथॉरिटी मिल जाती। लेकिन अमेरिका ने ईरान के प्लान में अड़ंगा लगा दिया। कैसे, ये जानने के लिए नक्शा देखिए। ईरान ने जो रास्ता तय किया है वो बिल्कुल उसके तट से सटा हुआ है। इससे ईरान आसानी से जहाजों पर नजर रख सकता है। इसे नॉर्दर्न रूट कहा जा रहा है, जबकि अमेरिका लगातार जहाजों से सदर्न रूट यानी ओमान के तट के पास से निकलने को कह रहा है। इन दोनों रास्तों के बीच से निकलना इसलिए मुश्किल है क्योंकि वहां ईरान ने जंग के दौरान सुरंगें बिछाई थी। लेकिन जो भी जहाज अब अमेरिका की बात मानकर ओमान के तट के पास से जा रहे हैं, उन पर ईरान हमले कर रहा है। ताज़ा हमलों के बाद ईरान ने एक बार फिर से हॉर्मुज का रास्ता बंद होने का भी ऐलान किया है। हालांकि अमेरिकी सेना ने कहा है कि ईरान हॉर्मुज को कंट्रोल नहीं करता है, ये रास्ता अब भी खुला है और वहां मौजूद अमेरिकी सेना जहाजों की सुरक्षा के लिए तैयार है। हॉर्मुज स्ट्रेट से कमर्शियल जहाजों के निकलने के लिए 1968 में UN ने एक रास्ता तय किया था। ये रास्ता ईरान के टेरिटोरियल वाटर्स यानी क्षेत्रीय जल से होकर गुजरता था। इसके बावजूद तब की ईरान की सरकार ने भी इसका समर्थन किया था। फिर 1979 में इस्लामिक क्रांति हुई। इसके बाद सत्ता में आए नए ईरानी नेताओं का कहना था कि वे संयुक्त राष्ट्र के उस पुराने समझौते से बंधे हुए नहीं हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने जहाजों की आवाजाही नहीं रोकी। करीब 60 सालों तक दुनिया के कमर्शियल जहाज हॉर्मुज स्ट्रेट के उसी रास्ते से गुजरते रहे। ईरानी नेताओं ने सालों तक हॉर्मुज को बंद करने में परहेज किया। उन्हें डर था कि इससे खाड़ी देशों में वो अलग थलग पड़ जाएंगे। लेकिन 28 फरवरी के हमले के बाद उनकी ये सोच बदल गई। हॉर्मुज को सभी जहाजों के लिए बंद कर दिया गया। इससे दुनिया की ऊर्जा सप्लाई बुरी तरह प्रभावित हुई। धीरे धीरे इस नाकाबंदी की आर्थिक कीमत इतनी बढ़ गई कि दोनों पक्षों को बातचीत की मेज पर लौटना पड़ा। इस पूरी घटना से ईरान को एहसास हुआ कि हॉर्मुज पर कंट्रोल करके ईरान पश्चिमी देशों पर आसानी से दबाव बना सकता है। बस अपनी इसी ताकत को अब वो खोना नहीं चाहता है। ऐसे में हॉर्मुज पर ईरान की पकड़ अमेरिका के साथ उसकी डील के लिए कितनी खतरनाक होगी? क्या हॉर्मुज फिर से जंग छिड़ने की वजह बन जाएगा? जानकारों से समझते हैं। ईरान जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को एक तरह से एक वेपन की तरह यूज कर रहा है, एक टूल की तरह यूज कर रहा है। जंग को जो उसके और यूएस के और यूएस इजराइल के बीच में चल रही है, उसको अपनी तरफ जीतने के लिए, अपनी तरफ झुकाने के लिए। लेकिन एक तरह से देखा जाए तो ये काफी प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन है, ये काफी
आपत्तिजनक सिचुएशन है। नॉट ये सिर्फ इजराइल, यूएस और ईरान के बीच का झगड़ा नहीं है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक आम कहा जाए तो आम ओपन रास्ता है मैरीटाइम का, और इससे बहुत सारे ट्रेड पास होते हैं, एनर्जी, ऑयल और गैस पास होते हैं। खास करके जो खाड़ी के अन्य देश हैं, जो जीसीसी के कंट्रीज हैं, या थोड़ा बहुत इराक के साथ भी जो अंतर्राष्ट्रीय जो ट्रेड होता है वो खाड़ी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के थ्रू पास होता है। और दुनिया के बहुत सारे देश, खास करके जो एशिया के देश हैं, इंडिया, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, उनके साथ जो खाड़ी के देश के बीच में ट्रेड होता है वो सारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के थ्रू पास होता है। तो एक कंट्री को अगर ये हक दे दिया जाए, चाहे वो जंग की वजह से हो या किसी भी तरह से हो, कि वो कंप्लीटली उसको कंट्रोल करेगा, तो ये सही नहीं होगा। वहां पे एक ऐसी सिचुएशन हो गई है वॉर के बाद से कि ये ईरान के लिए एक तरह से एक बहुत बड़ा हथियार बन चुका है। और ईरान ये कहता रहा है कि वो इस पे टॉल लगाएगा या ओमान के साथ मिलके उसको कंट्रोल करेगा। मुझे लगता है कि ये एक यूएस के लिए भी एक बहुत ही प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन जो है वो उभर कर आ गया है। और वॉर के जब तक अब वॉर फिर से अगर स्टार्ट हो गई है, जैसा कि हम देख रहे हैं, तो जब तक इस मुद्दे का कोई हल नहीं निकलता है, मुझे नहीं लगता है कि वॉर पूरी तरह रुक पाएगा। अब एक और रिपोर्ट देखते हैं। पश्चिमी खुफिया एजेंसियों का आकलन है कि सीज फायर के दौरान मिले समय का ईरान ने पूरा फायदा उठाया है। उनके मुताबिक ईरान ने अपनी मिसाइल क्षमता को जंग से पहले वाले स्तर के करीब 75% तक फिर से बहाल कर लिया है। युद्ध के समय यह क्षमता घटकर 60% रह गई थी। ऐसे में अपना जखीरा फिर से भरने के लिए ईरान ने 3 तरीके अपनाए। पहला, उसने अपने भंडार में रूस में बनी नई मिसाइलें शामिल की। दूसरा, जंग के दौरान अमेरिका और इजराइल लगातार जमीन के नीचे मौजूद ईरान की मिसाइल ठिकानों के एंट्री गेट को निशाना बना रहे थे, लेकिन ईरानी टीमें लगातार उन सुरंगों को खोले रखने और दोबारा चालू करने में जुटी रही। सीजफायर लागू होते ही ये काम और तेज हो गया। देशफुल में मौजूद एक मिसाइल बेस की सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला कि मई तक 5 में से 4 सुरंगों के दरवाजे दोबारा खोल दिए गए थे। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ईरान के पास अब भी करीब 1000 मिसाइलें ऐसी ही भूमिगत ठिकानों में मौजूद हैं, जिन्हें सतह से होने वाली बमबारी में निशाना बनाना बेहद मुश्किल है। हथियार फिर से जुटाने के लिए ईरान का तीसरा तरीका था प्रोडक्शन बढ़ाना। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का कहना है कि तेहरान ने ड्रोन उत्पादन फिर शुरू कर दिया है और पहले के हमले में नष्ट हुए मिसाइल लॉन्चर्स और प्रोडक्शन कैपेसिटी की भी भरपाई कर ली है। इसी वजह से ईरान नए अमेरिकी हमलों का जवाब दे पा रहा है और खाड़ी देशों को लगातार निशाना बना रहा है। लेकिन इसके उलट अमेरिका में हथियारों का जखीरा अब उतना भरा पूरा नहीं रहा। जंग के शुरुआती दिनों में अमेरिकी सेना ने अपने सबसे अहम प्रिसीजन हथियारों का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया था। सेंटर फॉर स्ट्रैटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज CSIS के मुताबिक युद्ध रुकने तक अमेरिका अपने थार्ड बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर्स का कम से कम आधा, पैट्रियट एयर डिफेंस इंटरसेप्टर्स का भी आधा और टॉमाहॉक लैंड अटैक मिसाइल्स का करीब 30% हिस्सा इस्तेमाल कर चुका था। सीजफायर के बाद अमेरिका को कुछ राहत जरूर मिली। अगले कुछ महीनों में छिटपुट जवाबी हमलों के पहले जितने मिसाइलों की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन नई मिसाइलों का उत्पादन अब भी पर्याप्त नहीं है। मौजूदा उत्पादन दर के मुताबिक पेंटागन को हर महीने सिर्फ करीब 15 नई टॉमाहॉक मिसाइल्स और 20 पैट्रियट इंटरसेप्टर्स मिल रही हैं। वहीं 2026 में थार्ड इंटरसेप्टर्स की एक भी नई खेप मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। रिपोर्ट्स की माने तो युद्ध से पहले जितना भंडार था उसे फिर से भरने में अमेरिका को कम से कम 3 साल लग सकते हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर मौजूदा रफ्तार से हमले जारी रहे तो अमेरिका के हथियारों का भंडार खतरनाक स्तर तक घट सकता है। इसका असर सिर्फ ईरान वाले मोर्चे पर ही नहीं पड़ेगा, बल्कि अगर इंडो पैसिफिक जैसे किसी दूसरे क्षेत्र में बड़ा संकट खड़ा हुआ तो अमेरिका की सैन्य तैयारियों पर असर दिख सकता है। इसी चिंता को देखते हुए ट्रंप ने जून में डिफेंस प्रोडक्शन एक्ट लागू किया ताकि मिसाइलों का उत्पादन तेज किया जा सके। लेकिन आप भी जानते हैं कि नीतियां बदलना आसान है, मिसाइलें फैक्ट्री खड़ी करना उतना आसान नहीं है। यानी अमेरिका के सामने चुनौती सिर्फ ईरान की नहीं, बल्कि हमला करने की उसकी अपनी क्षमता भी उसका एक बड़ा चैलेंज बन सकती है।
देखिए, कोई भी वॉर अगर बहुत लंबी चलती है तो उसमें दोनों ही जो पार्टियां होती हैं जो जंग लड़ रही हैं, उनके लिए ये सबसे बहुत बहुत बड़ा मसला होता है कि जो वेपन्स हैं उनको कैसे हम रीप्रोड्यूस करें, रीजनरेट करें, अपना वेपन्स कैसे हाई रखें, मोरल कैसे हाई रखें, ये सारी चीजें होती हैं। लेकिन अमेरिका जिस तरह की पोजीशन में है, हालांकि उसकी कमिटमेंट काफी सारी जगहों पे है, बट अमेरिका के पास जो मिलिट्री इंडस्ट्री है, जिस तरह की मिलिट्री कैपेबिलिटीज हैं, प्लस उनके पास जो उनके अलाइज हैं जिनके साथ वो मिलिट्री उनकी एक तरह से कहें तो कोऑपरेशन है, तो मुझे नहीं लगता है कि ये कंप्लीटली अमेरिका के लिए मुश्किल होगा कि वो अपने आप को फिर से वेपन नहीं बना पाए। लेकिन हाँ, कोई भी वॉर अगर लंबी चलती है तो उसका दोनों तरफ से नुकसान होता है, दोनों तरफ से उसको एक तरह के देखा जाए तो लंबी जंग के लिए तैयारी करनी पड़ती है। और यूएस पूरी तरह से शायद तैयार नहीं था जब जंग शुरू हुई कि कितनी लंबी जंग चलेगी, तो वो एक बहुत बड़ा मसला हो गया है। क्योंकि आपको अगर आप 3 साल 4 साल के लिए जंग लड़ना चाहते हैं तो उसके लिए प्लानिंग करनी पड़ती है, वो प्लानिंग शायद कहीं ना कहीं मिसिंग थी। और ये एक जल्दी में एक तरह से इसराइल के साथ अटैक किया गया था, ये सोच करके कि ईरान जल्दी हार जाएगा या इतना ज्यादा रेसिस्ट नहीं कर पाएगा या उसके पास इतनी ज्यादा सैन्य स्ट्रेंथ नहीं है। तो वो सारी चीजें मुझे लगता है एक तरह से मिस कैलकुलेशन भी हुई है। लेकिन एक अभी जो सीज फायर हुआ है, इसके बाद हो सकता है कि कुछ दिन फिर से जंग चले, फिर कुछ रुके, तो इस तरह की स्ट्रैटेजी हो सकती है। वो बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करेगा, जो करंट प्रेसिडेंट हैं, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन है, उनके ऊपर डिपेंड करेगा, प्लस अमेरिका की जो मिलिट्री कैलकुलेशन है उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। तो हमें देखना होगा आगे कि क्या होता है अभी की सिचुएशन में। इस मुद्दे पर हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल ये खबर यहीं तक। अब सुर्खियां। भारत ने उन खबरों को झूठा बताया है जिनमें दावा किया जा रहा है कि उसने अमेरिका के साथ जल्द ट्रेड डील करने से इनकार कर दिया है और एक बेहतर डील का इंतजार कर रहा है। भारतीय कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने कहा कि ये खबर बेबुनियाद और गुमराह करने वाली है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच अच्छी बातचीत चल रही है और जून में जब अमेरिकी ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स जेमिसन ग्रीर दिल्ली आए थे तब दोनों की अच्छी बैठकें हुई थी और डील आगे बढ़ी है। पीयूष गोयल के मुताबिक दोनों देश एक ऐसी डील करना चाह रहे हैं जो बैलेंस्ड हो और जिससे दोनों देशों के लोगों को फायदा मिले। इससे पहले ब्रिटिश न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने कुछ भारतीय अधिकारियों के हवाले से यह दावा किया था कि भारत ट्रेड डील में अब जल्दबाजी नहीं दिखा रहा, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी को नए ट्रेडिंग पार्टनर्स मिल गए हैं और आर्थिक जोखिम अब कम हो गया है। साथ ही उन्हें राजनीतिक फायदे भी मिल रहे हैं, जिससे उनका भरोसा बढ़ रहा है। बकौल रॉयटर्स एक अधिकारी ने कहा कि अमेरिका ने भारत की प्रमुख मांगे अब तक नहीं मानी है, जैसे चीन और दूसरे कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले कम टैरिफ लगाना या फिर डील के बाद कोई नया टैक्स न लागू करने का भरोसा देना। अधिकारी के मुताबिक इन्हीं कारणों से डील अब तक फाइनल नहीं हो पाई है। अब भारत सरकार ने इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया है, लेकिन सरकार ने अभी भी इन सवालों के जवाब नहीं दिए हैं कि ट्रेड डील पर बात कहां तक पहुंची है, बातचीत फंसी कहां है और डील कब तक फाइनल होगी। अगली खबर। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक के एक मशहूर पब में आग लग गई। इसमें 27 लोगों के मारे जाने की खबर है। वहीं 70 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। घटना रविवार 12 जुलाई को देर रात हुई, जब लोग रॉन्ग बियर नालात फ्राउ नाम के एक पब में नाच गाने में मशगूल थे। तभी पब के अंदर स्टेज के पास अचानक से आग भड़क गई। इसके बाद लोगों के बीच अफरा तफरी मच गई। लोग गेट खिड़कियां तोड़कर जान बचाने की कोशिश करने लगे। सोशल मीडिया पर इसका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें आग की तेज लपटों के बीच लोग चीखते चिल्लाते हुए भाग रहे हैं। थाईलैंड के प्रधानमंत्री अनुतिन चरणविराकुल के मुताबिक इनमें से कई लोग भागकर बिल्डिंग के पिछले हिस्से में बने बाथरूम में चले गए, लेकिन वहां पर कोई फायर एग्जिट नहीं था। इसी वजह से लोग वहां फंस गए और उनमें से अधिकतर लोगों की मौत हो गई। फिलहाल आग लगने का स्पष्ट कारण नहीं सामने आया है। अंदेशा है कि एसी में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी होगी। पुलिस जांच में जुटी है और देखा जा रहा है कि कहीं ये लापरवाही का नतीजा नहीं था। पब में फायर एग्जिट पर्याप्त क्यों नहीं थे, इसकी भी जांच हो रही है। अगली खबर। 12 जुलाई को अमेरिका, यूके और जापान समेत 14 देशों ने साउथ चाइना सी पर संयुक्त बयान जारी किया। इसमें एक इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल की ओर से साउथ चाइना सी पर 10 साल पहले दिए गए फैसले का समर्थन किया गया। कहा कि यह फैसला अंतिम है और कानूनी रूप से बाध्य है।
सभी देशों ने कहा कि साउथ चाइना सी पर फ्री नेविगेशन बने रहना चाहिए और किसी भी देश को दबाव या बल के जरिए इस स्थिति को बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। असल में 12 जुलाई 2016 को यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी के तहत बनाए गए एक परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने साउथ चाइना सी पर चीन के खिलाफ फैसला सुनाया था। ट्रिब्यूनल ने इसके अधिकतर हिस्सों पर चीन के दावे को नहीं माना था। कहा था कि चीन जिस 9 डैश लाइन के तहत इलाके पर अपना अधिकार जताता है उसका कोई कानूनी आधार नहीं है। ट्रिब्यूनल ने इलाके पर चीन के ऐतिहासिक दावे को भी खारिज कर दिया था। इसी फैसले को अमेरिका, यूरोप और जापान समेत कई देश मान्यता देते हैं, लेकिन चीन इसे नहीं मानता। वो फैसले को अवैध और गैरकानूनी बताता आया है। चीन ने कहा है कि ट्रिब्यूनल को इस मामले की सुनवाई करने का कोई अधिकार ही नहीं था। ऐसे में रविवार 12 जुलाई को फैसले के 10 साल पूरे होने पर जब 14 देश ने इसके समर्थन में बयान जारी किया तो चीन ने इस पर तीखा विरोध जताया। चीनी विदेश मंत्रालय ने बयान को खारिज करते हुए एक बार फिर से साउथ चाइना सी पर अपना दावा किया। कहा कि ऐतिहासिक रूप से यहाँ के कई आइलैंड्स और उनके आसपास के समुद्री क्षेत्र पर उसी का अधिकार है। फिलहाल के लिए सुर्खियों में इतना ही। आज का दुनियादारी यहीं समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। देखते रहिए दिल एल एंड टॉप। शुक्रिया। शुभ रात्रि।